हेलो फ्रेंड्स, YouTube ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले एक महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्य बहमनी साम्राज्य के विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। इस भाग में बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को हम विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य का एक सामान्य परिचय लेंगे। इसी क्रम में हम बहमनी साम्राज्य के प्रमुख 5 शासकों का फर्स्ट भाग में अध्ययन करेंगे। जफर खान, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम एवं अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं, मोहम्मद तृतीय, महमूद गब्बा की उपलब्धियां और बहमनी साम्राज्य का पतन। इन 4 बिंदुओं का अध्ययन हम बहमनी साम्राज्य के भाग 2 वीडियो में करेंगे। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीर सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में हुई। दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार करके इस्माइल अफगान को नासरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा या शासक घोषित कर दिया गया। वस्तुतः इस्माइल अफगान बूढ़ा था और आराम तलब होने के कारण कुछ ही महीनों के बाद वह अयोग्य सिद्ध हुआ और शीघ्र ही उससे अधिक योग्य नेता हसन गंगू, जिसकी उपाधि जफर खान की थी, के पक्ष में उसने गद्दी छोड़ दी और जफर खान को सरदारों ने 3 अगस्त अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। जफर खान नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि के साथ 3 अगस्त 1347 को सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की शुरुआत होती है। उसने गुलबर्गा को अपनी नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसका नाम एहसानाबाद रखा गया। अपने साम्राज्य के शासनकाल में उसने अपने साम्राज्य को 4 तरफों या प्रांतों या राज्यों में विभाजित किया। ये 4 राज्य थे: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत के एक शासक अधीन था और गुलबर्गा की तरफ अर्थात गुलबर्गा का राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। गुलबर्गा में ही बीजापुर सम्मिलित था। अपने शासन के अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दाम्बुल पर अधिकार कर लिया, जो पश्चिमी समुद्र तट पर या पश्चिमी घाट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस बंदरगाह के माध्यम से बहमनी राज्य का व्यापार यूरोप से होता था। कहा जाता है कि अपने को अर्ध पौरागणित ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मानता था, किंतु लोक श्रुतियों या जन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बहमन शाह शब्द उसके ब्राह्मण आश्रयदाता के प्रति आदर का प्रतीक था, न कि ईरानी योद्धा बहमन शाह से उसका संबंध था। इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद शाह प्रथम था। उसके शासनकाल में प्रशासन का एक संगठित रूप दिखाई देता है। उसके शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी विजयनगर और वारंगल दोनों से उसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में दोनों को उन्होंने पराजित किया। इस काल में अत्यधिक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग होता है, जिसने युद्ध पद्धति, रक्षा, संगठन, सैन्य संचालन, प्रबंधन आदि सभी में एक नवीन क्रांति पैदा कर दी और बारूद की अधिक से अधिक जमाखोरी एवं उसका महत्व दक्षिण भारत में बढ़ गया। सेना के सेना नायकों को अमीर उमरा कहा जाता था। उसके नीचे 12 वरदान होते थे। बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह था, जिसका शासनकाल 1397 से 1422 रहा। यह सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। उसने एशियाई विदेशियों, जिन्हें उस समय अकाफियों कहा जाता था, को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए न केवल आमंत्रित किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अकाकी और दक्कनी 2 गुटों में विभाजित हो गया। यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण भी सिद्ध हुई। फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य शासन के अंदर
बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल करना था। कहा जाता है कि इस समय दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसने दौलताबाद में एक वैधशाला भी बनवाई। वस्तुतः धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला यह शासक रहा। उसने अकबर के समान ही फतेहपुर सीकरी में जैसे अकबर ने नवीन राजधानी और नवीन नगर बनाया, ठीक उसी प्रकार ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के किनारे पर फिरोजाबाद नामक नवीन नगर की नींव डाली। गुलबर्गा युग के सुल्तानों में अंतिम महत्वपूर्ण सुल्तान था। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गैसुदराज के साथ विवाद के कारण दूषित भी नजर आता है। बहमनी साम्राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक था शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 रहा। उसने प्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को नवीन राजधानी बनाई। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को तत्कालीन समय में मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। अहमद के शासनकाल में दलगत राजनीति अर्थात दक्कनी और अकाफी अमीरों के बीच में जो गुटबंदी दलबंदी बन चुकी थी, अब वह सांप्रदायिक रूप भी धारण कर चुकी थी, क्योंकि सुल्तान ने ईरान के शिया संतों को भी आमंत्रित किया और इस काल में कभी शेख हजारी उसके दरबार में आया और इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ती चली गई। उसका शासनकाल हालांकि कला, न्याय, धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात था। उसने इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी दर्जा प्राप्त किया। बहमनी साम्राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय था। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद अपने पिता अहमद की भांति योग्य और संकल्प युक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अकाफियों के आगमन पहले से भी और अधिक बढ़ गया। इसी के काल में एक महत्वपूर्ण ईरानी या अकाफी निवासी महमूद कब्र दक्कन में आया और उसका उत्कर्ष हुआ। वह पहले एक व्यापारी था और उसने व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक समृद्धि प्राप्त की और उसे प्रमुख मलिक उत तज्जार की उपाधि मिली। इसी काल में उड़ीसा के गजपति नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का सूत्रपात हुआ और दक्षिण की ओर उनके विस्तारवाद के परिणाम स्वरूप बहमनी एवं गजपति सेनाओं में कई बार युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की शांति व्यवस्था के स्थान पर अराजकता का फैलाव हुआ। फरिश्ता एवं बुरहानी मुहासिर के लेखक से हमें ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में मस्जिद, सार्वजनिक विद्यालय एवं दातव्य संस्थाओं की स्थापना की। अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का भी निर्माण कराया। उसने वहां 2 सुंदर गांव धार्मिक दान के रूप में दिए थे, ताकि इन गांवों को राजस्व को पूर्णतः दवा व पेय पदार्थों की आपूर्ति में लगाया जा सके। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहमनी साम्राज्य के भाग 1 के तहत बहमनी साम्राज्य के 5 शासकों का अध्ययन किया। भाग 2 के अंदर हम शेष शासकों के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।